नमस्कार, ब्यूटीफुल माइंड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं, जो एक प्रखर लेखक भी हैं। उन्होंने अभी हाल में एक किताब लिखी है जिसका नाम है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिस्टोरिक विन, ये अमेठी की कहानी है। और इस पे आज हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक नई किस्म की राजनीति इस देश में शुरू हो गई है। राहुल गांधी पूछते हैं कि नड्डा कौन है। कुछ दिन पहले कोई और पूछ रहा था कि वो कौन है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेठी से ही शुरू हुई थी, जब प्रियंका वाड्रा ने पूछा था ये स्मृति कौन है। और हार के बाद ये जो किताब हमारे हाथ में है, ये हर उस शख्स को पढ़ना चाहिए जो राहुल गांधी को समझना चाहते हैं, उनके कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं, और ये ऐतिहासिक हार वो क्यों हारे उसको जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ अनंत जी हैं, उनसे ही पूछते हैं। सर, आपका कैपिटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मनीष जी, और कैपिटल टीवी के इस मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अनंत जी सिर्फ लेखक ही नहीं हैं, हमें उंगली पकड़ के पत्रकारिता सिखाने वाले हमारे गुरु भी हैं। तो आज गुरु और चेले की बातचीत जो है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपने तो बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी। मैं तो इसे पढ़ के मुझे समझ में आया कि कैसे एक जीती हुई बाजी को लोग अपने हाथ से हार सकते हैं। इसलिए पहला सवाल हमारा वही है कि जो आजकल सब लोग पूछ रहे हैं कि नड्डा कौन है, तो स्मृति कौन है, ये राहुल गांधी कौन है? देखिए मनीष जी, आपने बहुत विनम्रतापूर्वक मुझे बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, लेकिन किताब की बात है इसलिए भावुकता को किनारे करके मैं आपसे बता रहा हूँ। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, 3 बार के अमेठी के सांसद हैं। उस अमेठी के जिसे हमारे पत्रकार मित्रों ने गढ़ बताया था कांग्रेस का, जबकि वो गढ़ था नहीं कभी। तो राहुल गांधी उसी अमेठी के हैं जहाँ पर कोई होटल नहीं है, जहाँ सड़कें बहुत बदहाल स्थिति में थीं, जहाँ मुसाफिर खाना का बस स्टैंड अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉयलेट्स नहीं थे। 2014 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ याद दिलाता हूं कि एक बहुत बड़े नेटवर्क के संपादक ने, जब जतिन गांधी ने किताब लिखी थी राहुल गांधी पे, तो कहा था कि ये सिर्फ नेता नहीं, एक पूरी बीट है। तो कितना बड़ा मिस कैलकुलेशन हो सकता है एक परिवार के वारिस को लेकर, उसकी जीती जागती मिसाल भी है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के बारे में मैंने बहुत विस्तार से लिखा है, और फिलहाल तो राहुल गांधी वायनाड के सांसद हैं जी। अब ये बताइए, आपने एक बात कही कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखते थे, और राजदीप सरदेसाई एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी अमेठी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। और सिर्फ वही नहीं, दिल्ली में बैठे हुए बहुत सारे पत्रकार, जब ये चुनाव चल रहा था तो सारे लोग यही कह रहे थे कि वहाँ पे स्मृति ईरानी का कोई चांसेस नहीं। बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे थे कि टफ है, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी ही जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो ये आप तो वहाँ लगातार अमेठी आ रहे थे, जा रहे थे, तो ग्राउंड में क्या ऐसा लग रहा था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा मिशनरी जो देश के अंदर में काम करती है, कि जो बढ़ा चढ़ा करके असत्य को सत्य, सत्य को असत्य जो बनाने का जो कारखाना है, उसमें और आपके इस एनालिसिस में ये तो बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क नज़र आ रहा है। तो क्या ये ऐसी स्थिति थी क्या वहाँ पे? देखिए मनीष जी, अमेठी को समझने के लिए आपको अब बगैर किसी नेता के हेलीकॉप्टर और उनकी लंबी लंबी गाड़ियों के आपको अमेठी का दौरा करना पड़ेगा। आप जगदीशपुर जामो होते हुए सलोन तक जाएंगे, बीच में मुंशीगंज, फुर्सतगंज और पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तभी आप अमेठी को समझ सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ से जहाज से लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से हेलीकॉप्टर से अमेठी फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे उतरेंगे, संजय गांधी अस्पताल के गेस्ट हाउस के बाहर बैठेंगे, उन्हीं के साथ गाड़ी में घूमेंगे और फिर वापस लखनऊ चले आएंगे, तो अमेठी में आप वही देखेंगे जो गांधी परिवार आपको दिखाना चाहता था, जो राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग आपको दिखाना चाहते थे। और दरअसल यही होता था। हमारे पत्रकार मित्र, हमारे वरिष्ठ लोग घंटों घंटों बैठे रहते थे वहाँ,
इस इंतजार में कि गांधी परिवार की कृपा दृष्टि उन पे हो जाए और कोई भी 2 मिनट हमसे बात कर ले। मैंने भी टेलीविजन में लंबा वक्त गुजारा है, आपने भी न्यूज़ चैनल में लंबा वक्त गुजारा है। वहीं रास्ते से सुबह लखनऊ से चलना, रास्ते से लाइव दे देना, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ के चले आना वापस, इस तरह हुआ है। नहीं तो ये अनायास नहीं है कि 1976-77 में जब विनोद मेहता गए थे वहाँ और उन्होंने अपनी किताब द संजय स्टोरी फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी लिखी थी, उसमें जैसी स्थिति का वर्णन है बाद की किताबों से क्यों गायब हो गया वो? उस समय जो स्थिति 76-77 में विनोद मेहता को मिली थी वैसा ही मुझे 2019 में दिखाई दे रहा था। मनीष जी, आप कल्पना करेंगे उस परिवार, उस लोकसभा क्षेत्र से जहां से एक प्रधानमंत्री हुआ और उस परिवार की से लोग उसकी नुमाइंदगी करते रहे, जहां की 3 प्रधानमंत्री दिए उस परिवार ने। उस अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ढंग का होटल नहीं है जहां पर आपको ढंग से आप रुक सकते हैं, आपके कपड़े धुल सकते हैं, आपको खाना मिल सकता है। अगर आपको खाना खाना होता था, मैं जाता था तो मैं 50 रुपये वहाँ एक लड़के को देता था, वो बाहर से कहीं से खाना लाके हमें खिला देता था। मतलब अकल्पनीय है ये जो तस्वीरें अमेठी के बारे में, गढ़ के बारे में दिखाई गई थी, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। और इसमें मतलब राहुल गांधी के सांसद रहते हुए ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। अब एक IIIT का सेंटर खुला वहां, इलाहाबाद IIIT का सैटेलाइट सेंटर खुला। अब ये अवैध था, वो चलता रहा वहां। उसकी आड़ में क्या क्या हुआ प्रमाण नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। प्रकाश जावड़ेकर जो उस समय HRD मिनिस्टर थे 2016 के उत्तरार्ध में, जब वो स्मृति ईरानी के बाद HRD मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने संसद में बयान दिया और संसद के दिए गए पटल पर उनके बयान को मैंने कोट किया है कि उस समय इलाहाबाद था, इलाहाबाद के IIIT का जो सेंटर खुला था वो अवैध तरीके से चल रहा था और भारत सरकार को उसको बंद करना था। तो अमेठी के लोगों को अवैध स्कूल में पढ़ाने का षड्यंत्र था। ये कैसा गढ़ था, ये कैसा रागात्मक संबंध था। अमेठी के लोगों ने जब समझा तो मुझे लगता है कि ये स्मृति ईरानी से ज्यादा अमेठी की जनता के राहुल गांधी या डायनेस्टी के खिलाफ उठ खड़े होने की स्टोरी है ये। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से आपने इस पूरे चीज़ को वर्णन किया है कि अगर स्मृति ईरानी जैसी कोई बिल्कुल ही कर्मठ, जिसको आप कह सकते हैं कि हारने के बाद 2014 के बाद वो लगातार वो अमेठी से उनका रिश्ता बना रहा और लगातार अगर गांधी वहाँ जाते थे, राहुल गांधी वहाँ पहुँचते थे तो उसके आसपास उनका भी दौरा हो जाता था। और इस तरह से जो कह सकते हैं कि उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि अमेठी को जीतना ही जीतना है। क्या इस तरीके से अगर कोई शख्स रायबरेली के ऊपर करे तो क्या यही स्थिति बन सकती है? देखिए, मैं रायबरेली बहुत नहीं घूमा हूँ क्योंकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र जो सलोन है वो रायबरेली जिले में पड़ता है, लिहाजा मुझे वहाँ जाना पड़ा। और अमेठी का मेरा जो अनुभव कहता है, ये कहता है कि आज तक अमेठी से इसलिए कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जीतते रहे कि वहाँ ढंग से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। मनीष जी, मैं आपको बताता हूँ, 1998 में अमेठी राजघराने के वारिस संजय सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उस समय गठबंधन राजनीति का दौर था, 99 में फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं। वो 98 के चुनाव में बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे, इस किताब में सबका जिक्र है। हाँ। 99 में सब गायब हो गए जब सोनिया जी वहां चुनाव लड़ने गई थी। तो मुझे अमेठी के लोगों ने बताया कि दरअसल विपक्षी दल कभी भी, जब तब सुविधा की राजनीति हुआ करती थी कि वो हमारे अध्यक्ष हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लो। अब भी आप जब उदारवादी राजनीति की मिसाल दी जाती है यहाँ, तो यही तो कहा जाता है कि फलाने प्रधानमंत्री ने फलाना का ध्यान रखा था। अगर कोई ढंग से चुनाव लड़ लेता तो अमेठी का गढ़, जो तथाकथित गढ़ है, जो बैस्टियन जिसको कहते हैं, वो बन ही नहीं पाता, वो तथाकथित भी नहीं बन पाता। आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा का जो रोल रहा है कि ये जो एक अपॉर्चुनिस्टिक जो संबंध जो इन लोगों के बीच रहा है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी वहां जीतते रही है। एक बात बताइए कि भाई अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है वो भी इस हार के लिए जिम्मेदार है, वो कितना सही होगा? वो बहुत हद तक सही होगा। एक महत्वपूर्ण कारक उनका व्यवहार भी है। आपने देखा होगा, इस किताब में मैंने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के हवाले से ही ये बातें बताई हैं कि राहुल गांधी
जब किसी कार्यकर्ता से नाराज हो जाते हैं तो वो उससे रूठ जाते हैं, वो ना उसको दंडित करते हैं और अगर किसी से खुश होते हैं तो उसको पारितोषिक भी नहीं देते हैं, उनको पुरस्कृत भी नहीं करते। जबकि आम तौर पर यह कहा जाता है कि राजा का काम दंडित करना भी है और पुरस्कृत करना भी। लेकिन राहुल गांधी उसको पार्टी से निकालते भी नहीं है। अगर आपसे वो नाराज हो गए तो आप पार्टी में बने भी रहेंगे, नुकसान भी करते रहेंगे पार्टी का, और पार्टी आपको निकालेगी भी नहीं। तो वो इस तरह रूठ जाते हैं और राजनीति में रूठना चलता नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो एक अच्छे नेता का कर्तव्य या दायित्व तो ये होता है कि वो उस समस्या का निराकरण करे। अब उस समय के जो लोग थे वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग थे, वहीं के पुराने अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों में से मेरी कुछ मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता जब तक कांग्रेस के कार्यालय में रहते थे तब तक कांग्रेसी थे, और जैसे कार्यालय की सीढ़ियां उतर के नीचे निकलते थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते थे। अच्छा। तो ये स्थिति थी क्योंकि उनको राहुल गांधी में भरोसा ही नहीं हो पाता था। और दूसरी बात ये थी, एक और दिलचस्प बात बताऊं आपको, राहुल गांधी चाहते थे कि वो गांव में जाएं क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार वहां के न्याय पंचायतों में पहुंच रही थी। राहुल गांधी ने योजना बनाई कि गांव में जाएंगे। स्थानीय नेताओं ने कहा कि वो भी उसके साथ जाएंगे। राहुल गांधी ने वो प्रोग्राम ही कैंसिल, स्थगित कर दिया, कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम जाओगे तो। और वो कहीं गांव में जा ही नहीं पाए। ये राजा का काम नहीं होता। अगर वो नहीं ले जाना चाहते थे तो उनको कोई ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए था जिसमें वो अकेले जाते जिसमें या उनको अपने साथ इस तरह से ले जाते कि लगता कि एकजुट होकर कांग्रेस लड़ रही है। तो ये सारे जो गुण इन्वर्टेड कोमा में राहुल जी में हैं, ये गुण बहुत बड़ा कारक बना उनका। कुछ लोग ये भी कहते थे, जैसे कि आपने किताब में कुछ हवाले से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इनका डिपेंडेंस जो हार्डकोर कार्यकर्ता है उससे ज़्यादा ये मार्केटियर, ये सोशल मीडिया और ये बाहर से लाए हुए जो माने जिसको कह सकते हैं कि पेड वर्कर्स, जो कांग्रेस में एक नई संस्कृति चली है, उनकी वजह से लोग भी नाराज हुए, बहुत सारे कार्यकर्ता भी वो हुए जो समर्पित कार्यकर्ता थे। बल्कि वहां पर एक जगदीश पीयूष का परिवार है, उनके बेटे राकेश पांडे का एक आर्टिकल मैंने इसमें कोट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कार्यकर्ताओं का स्थान वेतन भोगी कर्मचारियों ने ले लिया। अब मनीष जी आप बताइए, आप राजनीति शास्त्र को इतने सालों से देख रहे हैं, राजनीति शास्त्र आपका विषय भी रहा है, राजनीति को इतने लंबे समय से भांपते हुए, क्या वेतन भोगी कर्मचारी तो 10 से 5 तक ही काम करेगा ना? बिल्कुल। कार्यकर्ता की तरह वो 24 घंटे राजनीति नहीं कर सकता, जो राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि वो भी कैजुअल राजनीति करते हैं। तो उन्होंने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को बिठाया। और दूसरी बात यह कि जो आजकल लैपटॉप और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली राजनीति देश में शुरू हुई है, और हमारे ही मित्रों ने ऐसे लोगों को बहुत चढ़ाया है। तो जब तक नेता मजबूत नहीं होगा, ये न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ कर पाएगा और न ही वो तरह तरह के डेमोग्राफी और ग्राफिक्स बनाने वाले लोग कुछ कर पाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाते। मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें आपको पीछे से मदद करती है, लेकिन नेतृत्व और नेता की साख बहुत मायने रखती है लोकतंत्र में। और राहुल गांधी इस मसले पे अमेठी में पिछड़ गए थे स्मृति ईरानी से। तो एक तो कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ने में वो विफल रहे। मुझे एक बात बताइए, बड़ा मैंने अजीबोगरीब सवाल है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता से मिले, आपकी स्मृति में ऐसा कोई कार्यकर्ता आपको मिला अमेठी के अंदर या कहीं भी जो ये कहे कि भाई हम कांग्रेस के साथ उसकी विचारधारा की वजह से कांग्रेस में है? कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा कभी रही नहीं, तो विचारधारा की वजह से लोग कैसे रहेंगे? वो तो समय समय पर उन्होंने अलग अलग विचारधारा को अपनाया। आज़ादी के बाद से देखिए और 60 के बाद देखिए, इमरजेंसी के बाद देखिए, तो वो तो उधार की विचारधारा लेके चलाते रहे। उनकी अपनी कौन सी विचारधारा, ये कोई मुझे आज बता दे कि कम्युनिस्टों को हम लाख विरोध करते लेकिन उनकी एक अपनी विचारधारा है ना। भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, उनकी कौन सी विचारधारा है कांग्रेस की? वो विचारधाराओं के कोलाज पर चलते हैं। उनका नेता जिसको पसंद करता है। अब राहुल गांधी को ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन, छात्र संगठन है, या प्रियंका वाड्रा के साथ आसपास जो लोग रहते हैं, ये छात्र संगठन के लोग हैं। आपको याद होगा प्रियंका वाड्रा जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाती हैं तो उनके साथ रहने वाला एक जो संदीप सिंह, हाँ, वो कैमरे पे हाथ मार देता है
क्या नेताओं के साथ रहने वाले लोग ऐसा सार्वजनिक तौर पर व्यवहार करते हुए भारतीय राजनीति में मिसाल बहुत कम है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता थे, जो संजय गांधी के साथ थे, जो राजीव गांधी के साथ थे, जो इंदिरा जी के जमाने के नेता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना और अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम कांग्रेस पार्टी को दे दिया, आज सब बाहर हैं लगभग। तो ये सारे कारण जो आपने बताए हैं कि भाई इस वजह से स्मृति ईरानी जीत पाई, मुझे एक चीज़ बताइए कि स्मृति ईरानी की वो 3-4 क्वालिटीज़ जिसकी वजह से जिसका कोई जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था। देखिए, एक तो राहुल गांधी एक बहुत बड़े परिवार से आने की वजह से लोगों के लिए सहज उपलब्ध नहीं थे, जो कि स्मृति ईरानी में ये गुण था कि वो बहुत सहजता से लोगों के लिए उपलब्ध थी। वो गौरीगंज के किराए के घर में रहती हैं, जिसके बारे में हमारे मित्रों ने यहाँ छापा था कि वो महल नुमा घर है, मनीष जी। तो मैं जब अमेठी पहली बार गया तो मैं उस तथाकथित महल को भी देखने गया, तो उस महल में मुझे नीचे सीमेंट का गोडाउन मिला, ऊपर 2 कमरे का घर मिला, जिसमें स्मृति ईरानी किराए पर अपने स्टाफ के साथ रहती थी। तो एक तो कोई भी उनसे मिल सकता था। दूसरा, प्रमोद सावंत ने मुझे बताया, जो इस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री हैं, 2014 में वो विधायक थे और मनोहर पर्रिकर जी के साथ स्मृति ईरानी चूंकि 2014 के समय गोवा की प्रभारी थी, इसलिए गोवा और मुंबई के बहुत सारे कार्यकर्ता 2014 के चुनाव में वहां गए थे। प्रमोद सावंत ने मुझे बताया कि वहां कोई भरोसा ही नहीं करता था अमेठी में कि कोई विधायक हमसे मिलने आएगा। और प्रमोद सावंत ने वहां 2-2.5 हजार लोगों को वो पटका पहनाया, और उन्होंने मुझे बताया कि पटका पहन के लोग इतने खुश हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि पिछड़ेपन की क्या स्थिति थी वहां, कि पटका पहन के लोग, एक तो विधायक बात कर रहा है, दूसरा विधायक पटका पहना रहा है। लोग मतलब पागल हो जाते थे कि मेरी इतनी इज्जत तो आज तक नहीं हुई। आशा लकड़ा, जो इस वक्त रांची की मेयर है, उस समय महिला मोर्चा में स्मृति ईरानी के साथ थी 2014 में, उसने बताया कि जब महिलाएं मिलने आती थी तो स्मृति ईरानी के सामने मुंह घुमा के बैठ जाती थी और कहती थी कि नेता के सामने मुंह कैसे दिखा सकते हैं। ये आजाद भारत की तस्वीर है, 2014 की, आजादी के बाद 67 साल बाद की बात बता रहा हूं आपको मैं। ये मत समझिए पाषाण काल की कोई घटना बता रहा हूं कि महिलाएं सामने नहीं होती थी। मैं तो शॉक्ड हूं सब सुन के। ये इस किताब में है। आप तो ये स्थिति थी उस गढ़ की, जहां से एक प्रधानमंत्री हुआ, जहां से सोनिया गांधी ने नुमाइंदगी की, जहां के राहुल गांधी प्रतिनिधित्व कर चुके थे, जहां उनके परिवार के सतीश शर्मा जहां से नुमाइंदगी कर चुके, संजय गांधी वहां से चुनाव लड़ चुके थे। बावजूद इसके आपको एक बहुत मार्मिक घटना बताता हूं, गढ़ की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। स्मृति ईरानी जब 2014 में पहली बार अमेठी पहुंची तो एक महिला वहां सड़क पे कुछ बीन रही थी। निजामुद्दीन पूरा गांव है, उस गांव के पास। मैं स्थान के साथ, महिलाओं के साथ इसलिए बात करता हूं ताकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज, आप जानते हैं, साख है। अगर प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया तो दिक्कत होती है। निजामुद्दीनपुरा गांव के सामने एक महिला सड़क पे कुछ बीन रही थी। स्मृति ईरानी ने उनसे कहा कि अम्मा, ये बहुत सहजता से मिलती हैं, और आपको बताऊं कि स्मृति ईरानी 6-7 भाषाएं जानती हैं और अब बहुत बहुत धड़ल्ले से अवधी बोलती हैं। ये उनके अंदर एक गुण है। हाँ। वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट लर्नर हैं। तो उन्होंने अवधि में उनसे पूछा कि अम्मा क्या बीन रही हो, क्या करोगे इसका। उस महिला ने जो जवाब दिया, मैं कैपिटल टीवी के माध्यम से आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आजाद भारत के चेहरे पर इतना बड़ा तमाचा था। उन्होंने कहा, बिटिया, चारा की गाड़ी यहां से गुजरी है अभी, उससे थोड़े बहुत अनाज गिर रहे हैं, उसी को बीन रही हूं ताकि मेरे बच्चे रात को दाल खा सकें। ये गढ़ था। ये वहां से था जहां से राहुल गांधी 10 साल सांसद रह चुके थे और 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार नहीं थी, यूपीए के घटक दलों की सरकारें थी। तब की ये हालत। और ये लोग विकास ढूंढते हैं आजकल। एक चैप्टर है, आपने पूरी तरीके से इस पे ही डेडिकेट किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि गांधी परिवार की राजनीतिक चतुराई, जिसमें आपने इस चीज़ को बताया है कि किस तरीके से गरीब और जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है उसको इन लोगों ने अपना गढ़ बना लिया और बाय डिजाइन उसको हमेशा पिछड़ा ही रखा। क्यों ऐसा हुआ? देखिए मनीष जी, जब मैं इस किताब के लिए रिसर्च कर रहा था, शोध कर रहा था, तो मुझे
मैं आनंद भवन से मैंने शुरुआत की इसकी। मुझे अचानक से ये दिमाग में आया कि नेहरू जो पैदा हुए इलाहाबाद प्रयागराज में, वो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव न लड़के फूलपुर चले गए, अलग कुछ दूर, मतलब 35 किलोमीटर वहां से दूर, रूरल एरिया में चले गए। फिर मैंने देखा कि इंदिरा गांधी भी रायबरेली चली गई। फिर मैंने देखा कि संजय गांधी का पूरा तामझाम, संजय गांधी को जगन्नाथ मिश्रा ने पटना से लड़ने का ऑफर दिया था, विद्याचरण शुक्ल ने भोपाल से लड़ने का ऑफर दिया था, दक्षिण के राज्यों ने ऑफर दिया था उनको, महाराष्ट्र से उनको एसबी चौहान वगैरह ने ऑफर दिया था लड़ने का, लेकिन वो कहीं नहीं गए। उन्होंने अमेठी को चुना, और चुना भी इस तरह से कि वहां सड़क नहीं थी, सड़क बनवाने से उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की। अमेठी के एक गांव में कि हम सड़क बनवा रहे हैं, हम विकास करके देंगे आपको। वहां से संजय गांधी वहां चले जाते हैं। खैर, संजय गांधी का निधन हो जाता, राजीव गांधी भी अमेठी जाते हैं, राहुल गांधी भी अमेठी जाते हैं। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारती हैं रायबरेली से, तो वो चिकमगलूर जाती हैं, वो बेंगलोर नहीं जाती हैं, वो चेन्नई नहीं जाती हैं, वो दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ती, वो मुंबई से चुनाव। तो मुझे लगा कि ये परिवार अर्बन सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ता, जहां की साक्षरता की दरें ज्यादा है वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ता, जहां की जनता क्वेश्चन कर सकती है वहां क्यों नहीं लड़ता। तो मुझे लगा कि दरअसल ये अपने लार्जर देन लाइफ कि मैं उद्धारक हूं आपका, और अगर विकास हो जाएगा उस क्षेत्र का तो लोग सवाल पूछेंगे। अगर उस इलाके में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस, शिक्षा की उन्नत व्यवस्था हो जाएगी, सड़कें बन जाएगी, संचार के साधन हो जाएंगे, तो लोग प्रश्नाकुलता बढ़ती जाएगी लोगों की। तो ये लगातार पिछड़ा इलाका, और राहुल गांधी ने इस परंपरा को निभाया, और वो भी वायनाड गए, तिरुवनंतपुरम नहीं गए। अलग बात है कि शशि थरूर को कहीं और से लड़वा सकते थे, वो सही बात है, उनके लिए तो कोई भी सीट खाली कर कहीं भी जा सकते थे वो। पर ये अर्बन इलाके में क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग तो राजनीति शास्त्र के शोधार्थी हैं, इस पर मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से राजनीति के छात्रों को विचार करना चाहिए। उन लोगों को नहीं जो अमेठी को गढ़ कहते हैं, बल्कि उन लोगों को जो वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के अंदर ये जो हार का जो सिलसिला, जो क्योंकि ये अच्छा नहीं है, देश की राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं कि आपका जो मेन अपोजिशन लीडर हो वो 40 सीट पाए, 50 सीट पाए, वो एक गलत मैसेज भी जाता है देश के डेमोक्रेसी के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आपकी पूरी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी जो खामी है वो ये कि वहाँ पे व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा जो है वो केंद्र में रच बस गया है उसकी पूरी राजनीति में। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके रहते हुए इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई थी, और जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में ही इंदिरा गांधी ने केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को गिराने का तमाम काम किया, तमाम तंद-फंद, जिसको आप जानते हैं इसको। क्या उस समय नेहरू जी अगर लोकतंत्र के बड़े खैरख्वाह थे तो उन्होंने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की? नहीं। कोई ऐसा प्रमाण मिलता है? नहीं। इस इंदिरा गांधी के कदमों को लेकर बहुत सारी किताबों में इसका उल्लेख है। फिरोज गांधी पर जो किताब आई है उस पर भी उल्लेख है। नाश्ते की टेबल पर नेहरू की मौजूदगी में पति पत्नी में बहुत भयानक झगड़ा हुआ था, और यह तथ्य ऐसा है कि वो तथ्य अभी तक अकाट्य है कि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच में झगड़ा हुआ था इंदिरा के कदमों को लेकर। तो व्यक्ति पूजा की शुरुआत कांग्रेस में वहीं से होती है। आपने एक व्यक्ति को इतना ऊंचा कर दिया, अपनी बिटिया को, कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोले, और इस बात का इतिहास गवाह, और प्रणब मुखर्जी ने अपने चारों खंड में बहुत ही शटल तरीके से इस बात को लिख दिया है कि जिसने भी इंदिरा गांधी की खिलाफत की वो बाहर हो गया कांग्रेस से, और अब तक वही हो रहा है। ग्रुप 23 का एक एक आदमी कांग्रेस से बाहर जाएगा, मार्क माई वर्ड। ये जो अभी विरोध कर रहे हैं ना, इसमें कोई बचेगा नहीं, या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। शरद पवार को बाहर जाना पड़ा, बहुत बड़े बड़े लोगों को बाहर जाना पड़ा, सारे लोगों को जाना पड़ा। जितने छत्रप थे सब गए, चाहे जगन्नाथ मिश्रा गए वहां, शरद पवार गए, शीला दीक्षित गई। सही बात है, बिल्कुल आपकी बात। आप किसी को देखिए, आप कांग्रेस पार्टी का इस मामले में बहुत ही
मतलब एक्सचेकर्ड वो इतिहास है, उसकी में विरोध हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है? हर महीने में 3 महीने आगे बढ़ जाता है। एक वजह तो यह है कि राहुल जी स्मृति ईरानी से हार गए थे, और मेरी किताब में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अमेठी की हार राहुल गांधी को बहुत सालों तक हॉन्ट करते रहेगी, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि जैसे उनके नाम का प्रस्ताव होता है, ये असंतुष्ट जो ग्रुप 23 उसमें से कोई कह देता है इनको थोड़े बाद में बनाना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हारे हैं। लोकसभा चुनाव हारे, और ये तारीख इसलिए बढ़ा दी जाती है कि अभी आने वाले कुछ असेंबली इलेक्शंस हैं, उसके रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए तो सारा ठीकरा फिर इनके माथे पर जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है कि कोई पार्टी प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए चुनाव हारा हो। राहुल गांधी के साथ बहुत सारी विशेषताएं हैं मनीष जी। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव हारने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को कहा कि गलती तुमने भी की है। लिखा है मैंने इस किताब में, उनके भाषण को कोट किया मैंने भरवेटी। उन्होंने कहा कि अब मैं वायनाड का सांसद हूं, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आपने गलती की है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस माने में वो देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो मन में सोचते हैं वो जनता से कहते हैं, उनके दिल में कोई ये नहीं है। वो कहते हैं कि तुम भी जिम्मेदार हो मेरी हार के लिए, और अब मुझे वायनाड भी देखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने के लिए सर। ये किताब मैंने हर उस शख्स को मैं रिकमेंड करूंगा जो राहुल गांधी की राजनीति और किस तरीके से ये ऐतिहासिक जीत स्मृति ईरानी ने जीती, उसका पूरा लेखा जोखा इस किताब में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।